और आइए अब तेज खबरों का सिलसिला जारी करते हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर लंबे समय से चल रहे विवाद का पटाक्षेप करते हुए मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ कर दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों की ओर से यूनिफॉर्म तय करना गलत नहीं है और छात्र यूनिफॉर्म को मना नहीं कर सकते। उडुपी के एक शिक्षण संस्थान की छात्राओं ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की मांग की थी, जिसे लेकर पिछले 2 माह से बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ था। शिक्षण संस्थानों की तरफ से जब यूनिफॉर्म को लेकर सख्ती की गई तो छात्राओं की तरफ से कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। इन छात्राओं का कहना था कि उन्हें यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये उनकी धार्मिक प्रथा का हिस्सा है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने कई अहम सवाल थे, जिनका जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा, मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है। कोर्ट के मुताबिक राज्य द्वारा स्कूल ड्रेस का निर्धारण अनुच्छेद 25 के तहत छात्रों के अधिकारों पर एक उचित प्रतिबंध है। साथ ही कर्नाटक सरकार द्वारा 5 फरवरी को जारी सरकारी आदेश उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के आए फैसले पर कहा कि छात्रों के लिए शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने सभी धार्मिक प्रमुखों, अभिभावकों और छात्रों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी अगर कानून का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के मुस्लिम छात्रों को लंबे समय तक समस्याओं का सामना करना पड़ा, किसी ने उन्हें गुमराह किया था। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, इसलिए सभी को आदेश मानना चाहिए। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला किया है वो भारत के संविधान और समाज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। उन्होंने इस मुद्दे पर हंगामा करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह हंगामा मुस्लिम लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखने और उन्हें तालिबानी सोच के साथ झोंक देने का षड्यंत्र का हिस्सा था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मसाले सच सच MDH। लीजिए दीदी, आपके हुए 155। 500 के खुले होंगे? नहीं दीदी, आप UPI से पेमेंट कर दीजिए। अरे वाह, डिजिटल पेमेंट, ये कब लगाया? PM स्वनिधि योजना से लोन लिया था, उसी के साथ बैंक ने ये भी दिया। बहुत बढ़िया, आसान है ना? हाँ दीदी, सारा पैसा सीधा मेरे खाते में जाता है, ना छुट्टे की परेशानी, ना कोई चार्ज, समय और पैसे की भी बचत। दीदी, अब डिजिटल पेमेंट से हमारी कमाई की जानकारी बैंक को रहती है, बैंक के पास हमारा डेटा तैयार हो जाता है। इससे हमें भविष्य में जरूरत पर लोन भी आसानी से मिल जाएगा। वाह, अब तो मैं पेमेंट UPI से ही करूंगी। बस एक बात का ध्यान रखना, अपना पिन और OTP कभी किसी के साथ शेयर मत करना। जानते हैं दीदी, जैसे कभी किसी को अपनी तिजोरी की चाबी नहीं देते। डिजिटल पेमेंट आसान, सुरक्षित और सबके लिए फायदेमंद। अधिक जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में
जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आगे की खबरों को देखते हैं। हमारे देश में बहुत मान्यताएं, अंधविश्वास और क्रूर नीतियां हैं, लेकिन देश संविधान और कानून से चलेगा। जिन लोगों को इस निर्णय से दिक्कत हो रही है वो उच्च अदालत में भी जा सकते हैं। दोनों पक्ष अपनी बात कहने के लिए आजाद हैं। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने हिजाब मामले को लेकर के ये कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली में कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत उन्होंने किया। जहां ड्रेस कोड लागू है वहां सभी बच्चों को पालन करना चाहिए, बच्चों को वापस स्कूल जाना चाहिए और इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने हिजाब मामले पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान अपने नियम बना रहे हैं तो हमें उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमारे लिए सबसे पहले है और इस्लाम में हिजाब को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जिस पर लोग हंगामा कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बेंगलुरु दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी हिजाब मामले पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि समाज का एक वर्ग है जो मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और आधुनिकता से उनको वंचित रखना चाहता है और कोर्ट के इस फैसले से महिलाओं को समानता के साथ शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की पुनर्स्थापना हुई है। कर्नाटक के भाजपा सांसद रेणुकाचार्य ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय ने सिद्ध कर दिया है कि धर्म और उसकी मान्यताओं पर संविधान सर्वोच्च है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस्लाम स्वयं परिभाषित करता है कि विश्वास के अभ्यास के लिए क्या आवश्यक है, इसलिए न्यायपालिका का काम आसान हो गया है। कुरान में 7 बार हिजाब का जिक्र किया गया है, लेकिन ड्रेस कोड के संदर्भ में कुछ नहीं कहा गया है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि बहस की गई थी कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है और ये आस्था का मूल अंग है। हालांकि कुछ संगठन फैसले से सहमत नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शिक्षण संस्थानों में छात्र यूनिफॉर्म को मना नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बैठक में द कश्मीर फाइल्स फिल्म की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में सच को सामने लेकर आती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमते हैं वो पूरी जमात कश्मीर फाइल्स पर बौखला गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में महात्मा गांधी की चर्चा बहुत कम होती है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो हम मैसेजिंग कर पाते। देश भर में कश्मीर फाइल्स फिल्म की तारीफ हो रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत भी इस फिल्म का जमकर समर्थन कर रही हैं। कंगना ने लोगों से इस फिल्म को देखने की गुजारिश की है। एक तरफ फिल्म की तारीफ हो रही है तो केरल कांग्रेस ने फिल्म को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट करके विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इस ट्वीट को कांग्रेस द्वारा हटा दिया गया। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि इतिहास को तोड़ मरोड़कर अपनी भूलों को छिपाने में कांग्रेस लगी हुई है। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। इस फिल्म में 1990 के दशक में हुए कश्मीरी पंडितों के दर्द और उनको घर से बेघर करने की कहानी को दिखाया गया है, जिसने हर किसी की आंखों को नम कर दिया। यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने मंगलवार को संसद में यूक्रेन की स्थिति और भारतीयों को निकालने के मुद्दे पर बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि
गंभीर संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत सरकार लगभग 22,500 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लेकर आई है। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में दिए बयान में बताया कि आधे से ज्यादा छात्र पूर्वी यूक्रेन के विश्वविद्यालयों में थे, जो उस वक्त संघर्ष का केंद्र बना हुआ था। उसके बावजूद भारत सरकार 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों को सुरक्षित निकाल कर लाई है। विदेश मंत्री ने सदन को बताया कि ऑपरेशन गंगा की समीक्षा प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं दैनिक आधार पर की जा रही है और विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे लगातार काम करके हर भारतीय की वापसी सुनिश्चित की है। इस अभियान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, एनडीआरएफ, IAF, प्राइवेट एयरलाइंस सहित सभी संबंधित मंत्रालयों और संगठनों ने भरपूर योगदान दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। विदेश मंत्री ने सदन में इस बात का भी जिक्र किया कि यूक्रेन में मारे गए एक भारतीय छात्र के पार्थिव शरीर को वापस हिंदुस्तान लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूक्रेन की सीमा से लगते 4 पड़ोसी देशों रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी में दूतावास के अधिकारियों के साथ ही निकासी के काम में लगे सामुदायिक संगठनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और वहां से भारतीयों की निकासी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के बारे में जानकारी हासिल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में हाल ही में एक मिसाइल के परीक्षण के दौरान हुई गड़बड़ी को लेकर बयान दिया। 9 मार्च को टेस्ट के दौरान मिसाइल का लक्ष्य भटककर पाकिस्तान में गिरने की घटना पर खेद जताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने चैनलों को सुरक्षा मंजूरी के मुद्दे पर कहा कि मोदी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में जीएसटी पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि जीएसटी पर अलग से एक टीम है जो देश में इस पर फैसला लेती है। साथ ही वित्त मंत्री ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति पर साफ किया कि प्रत्येक राज्य को एक फॉर्मूला के तहत उसका हिस्सा मिलता है और किसी भी तरीके से जीएसटी काउंसिल पर सवाल उठाना और उसका राजनीतिकरण करना उचित नहीं है। राज्यसभा में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति के अनुसार 2030 तक भारत को 40% ऊर्जा का उत्पादन पर्यावरण के अनुरूप करने का लक्ष्य है, जिसे भारत 9 साल पहले ही हासिल कर लेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी नेता कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए बयान सबकी कांग्रेस घर की कांग्रेस के सवालों पर टिप्पणी करने से बचते दिखे। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बयान पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनकी व्यक्तिगत सोच है, वो उन्होंने जाहिर की। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि उन्होंने पार्टी में इस बात को ना कहकर प्रेस के सामने कही। मामला सिर्फ कपिल सिब्बल तक ही नहीं है, अब उत्तराखंड में हरीश रावत को भी भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने राज्य में पैसे लेकर पार्टी के टिकटों का वितरण किया, जिसके बाद उनकी सफाई सामने आई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार पर मंथन करने के लिए पार्टी की यूपी प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक मीटिंग बुलाई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी जैसे लोग आज कश्मीर पर कांग्रेस के लोग जो बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर वो चल रहे हैं और मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लग रहा है वोट की खातिर देश टूटे तो टूटे, वोट न टूटे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास को चुना है। वहीं उत्तराखंड के लिए राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी का पर्यवेक्षक के तौर पर नाम तय हुआ है। मणिपुर के लिए निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू को पर्यवेक्षक बनाया गया है। गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर गणेश गांवकर ने आज 8वीं विधानसभा के नए विधायकों को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलवाई। गोवा में सभी विधायकों ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में भाजपा 20 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं कांग्रेस ने 11 सीट जीती हैं। भाजपा को 3 निर्दलीय विधायकों और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों का समर्थन मिला है।
उत्तराखंड के नतीजों के बाद दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पर पार्टी हाईकमान को फैसला लेना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जमीनी स्तर पर दिखता है कि जनता मोदी जी और योगी जी से कितना प्यार करती है। निश्चित तौर पर 2022 में जिन 4 राज्यों में कमल खिले हैं उससे स्पष्ट है कि 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। राजधानी नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना द्वारा CAPS के तत्वाधान में एरोस्पेस सुरक्षा को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। एयर स्पेस सेफ्टी फोर्स मल्टीप्लायर विषय को लेकर आयोजित इस सम्मेलन में भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों और विमान उड्डयन से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही वायुसेना ने अपने कामकाज में एक उड़ान सुरक्षा केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमने आधुनिक पीढ़ी के विमान और उपकरणों को उच्च तकनीक के साथ शामिल किया है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज मुंबई उच्च न्यायालय ने उनके अंतरिम जमानत की याचिका ठुकरा दी है। अदालत में दायर याचिका में नवाब मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की ये दलील स्वीकार नहीं की और ये कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। नवाब मलिक को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर दाऊद इब्राहिम और मुंबई बम ब्लास्ट से संबंधित लोगों से जमीन खरीदने का आरोप है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। अवंतीपोरा जिले के चारसू इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। जम्मू कश्मीर में उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैनिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। सिपाही चंदन कुमार को गलवान घाटी में एक ऑपरेशन के दौरान अनुकरणीय साहस के लिए सेना पदक मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।